नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, आरओ एआरओ री एग्जाम और पीसीएस एग्जाम लगभग एक साथ ही होने वाले हैं। तो हम लोग उसी की कड़ी में पॉलिटी के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें दिया है एक तरफ मुकदमे और दूसरी तरफ दिया है वर्ष, कौन सा मुकदमा किस वर्ष निस्तारित हुआ। तो देखिए, गोलकनाथ मामला, इंदिरा नेहरू मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, की होतो होलोन मामला। तो आपको पता होना चाहिए गोलकनाथ मामला कब हुआ। हाँ, तो जो गोलकनाथ मामला है, कौन सा गोलकनाथ मामला, ये हुआ था 1967 को। कब हुआ? 1967 को हुआ गोलकनाथ मामला। कब? इसका नंबर क्या हो जाएगा? फोर। इंदिरा नेहरू मामला ये कब हुआ था? इंदिरा नेहरू मामला हुआ था 1975 में। और मिनर्वा मिल्स कब हुआ था? 1980 में। और किहोतो होलोन मामला हुआ था 1993। इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? पहले क्या हो रहा है? 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 4। गोलकनाथ मामला 1967, इंदिरा नेहरू मामला 1975 2 नंबर ही हो रहा है। मिनर्वा मिल्स 1980 3, और किहोतो होलोन मामला 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही। क्लियर? आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर। देयर साइड आपके लिए इंग्लिश में भी दिया है। ठीक है, आप जो समझ सके वो लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। आपातकालीन उपबंध संविधान की एकात्मक विशेषताओं में से एक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखो, जो भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपातकालीन उपबंध संविधान की एकात्मक विशेषताओं में शामिल है, तो ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से एक क्या है? असत्य है। 3 बिल्कुल सत्य हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आमतौर पर 6 माह तक ही प्रभावी रहता है। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसको 6 माह तक प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। उसको हम फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक, एक बार में 6 माह तक रहेगा, उसको बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 268 के अंतर्गत केंद्र द्वारा उद्गृहित और राज्यों द्वारा संग्रहित कर शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि उद्गृहित, केंद्र द्वारा उद्गृहित और राज्य द्वारा संग्रहित कर शामिल है। दोनों कर शामिल हैं, एक केंद्र के द्वारा, एक राज्य के द्वारा। दूसरा है संवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। डी नंबर क्या कहता है? संविधान में केंद्र राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय संबंधों का विवरण मिलता है। नहीं भाई, देखिए ये तीनों नहीं मिलता, क्योंकि केंद्र और राज्यों के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का विवरण मिलता है, न्यायिक का नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्लियर? द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द
सेंट्रल स्टेट आर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, जुडिशरी नहीं होता। ठीक। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से संविधानात्तर संस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। जो संविधान के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से सम्मिलित हैं, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीति आयोग, आंचलिक परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, किचन कैबिनेट। कौन कौन आते हैं आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो देखिए, जो संविधानेतर हैं कौन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कौन कौन सी है, वो है नीति आयोग और आपका है किचन कैबिनेट। कौन है, किचन कैबिनेट। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन एक एक ही होगा। क्या होगा, एक होगा। क्लियर, ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 5, संविधान संशोधन से संविधान प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। संविधान संशोधन करना है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत सम्मिलित है, ये आपको बताना है। बताइए। भाग 20, भाग 15, भाग 21, भाग 13। तो जो ये है भाग 20 के अंतर्गत, किस भाग 20 के अंतर्गत सम्मिलित है। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, वो है 22। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंतर्गत, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत। लोक सेवकों की भर्ती एवं उनकी सेवा संबंधी मामले, सैन्य सेवाओं के सभी अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों, संसद सचिवालय के कर्मचारी। तो ये जो सम्मिलित होते हैं ये होते हैं लोक सेवा की भर्ती व उनकी संबंधी मामले। जो लोक सेवा के भर्ती मामले हैं और उससे संबंधित अन्य मामले जो होते हैं वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुआ था। मुझे पता है आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, है ना। बताइए इसमें कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 7, तो ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड को राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुआ था, 1784 में प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 में से कौन अवयव सम्मिलित थे। आपको पता है भारत का जो संविधान बना है वो लगभग जो भारत शासन अधिनियम आए थे 1919 और 1935 से वहीं से निर्मित है, बस उसमें थोड़ा सुधार किया गया है। तो 1919 में कौन से अवयव थे ये आपको बताना है। बताइए। प्रश्न संख्या 8, देखिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करना। बिल्कुल, भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हेतु मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, नहीं, ये नहीं था, यही तो गड़बड़ था ना, जिसमें सुधार किया गया था। संपत्ति कर व शिक्षा कर, संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर मताधिकार, बिल्कुल। केंद्रीय व प्रांतीय सूची का पृथककरण, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 1, 3 और 4 क्या हो गया, कौन कौन से अवयव थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करना, संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर मताधिकार, केंद्रीय व प्रांतीय सूची का पृथककरण। क्लियर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय सचिव पद समाप्त कर शक्तियां राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सचिव का पद समाप्त कर शक्तियां राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9, ये देखिए,
जो ये हुआ था, ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब हुआ था? जब भारत देश आजाद हुआ, भारत का जब संविधान बना, तब से हुआ था ये। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार किसके द्वारा रखा गया? बहुत सिंपल सा सवाल, लड्डू सा सवाल, आपको बता देना है। तो ये किया गया था एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11, ये भी बिल्कुल लड्डू सा सवाल है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ये आपको पता है, 13 दिसंबर 1946। क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें प्रस्ताव पेश किए थे नेहरू जी ने, तो 9, 11 और 13, तो 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। केंद्र सूची किसके अंतर, केंद्र सूची में क्या आता है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। ठीक है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12, देखिए भाई, केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आता है? जनगणना। जनगणना कौन कराता है? केंद्र करवाती है, बिल्कुल सही। राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएगा? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वन, वन जो है, वन केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है। और अवशिष्ट सूची जो है, ऑप्शन नंबर डी, वन में जाएगा। ये क्या जाएगा? अवशिष्ट सूची। अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है? अवशिष्ट सूची। यहाँ पर क्या हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्लियर? जोड़ी ऐसे मिलाया करिए, उसके बाद ऑप्शन टिक करिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। कौन सा संवैधानिक स्रोत कहाँ से लिया गया है? आप सबको याद होगा, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास से आपको याद होगा। बस आपको यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का पद, मूल कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको बताना है कहाँ से कौन से लिया गया है। तो बताइए, प्रश्न संख्या 13। तो देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। हमने आपको बताया सब मेन कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा मेन संविधान है। उसका उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया जा रहा है? उपराष्ट्रपति का जो हम लोग पद ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जापान से। कहाँ से? जापान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया? वही मेरा प्यारा दोस्त, सोवियत संघ से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक मिनट, गड़बड़ कहाँ हुआ? राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल है उन्होंने कहाँ से लिया है? राज्यपाल का कार्यकाल भारत शासन अधिनियम 1935 सही है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये गड़बड़ है, एक मिनट। जो उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने लिया है, ये लिया था अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये है जापान से। मूल कर्तव्य इनसे है और राज्यपाल कार्यकाल इनसे। ठीक, तो यहाँ पास कौन सा सही हो रहा है? देखिए, ए का 2 बिल्कुल सही, बी का 4 ठीक, सी का 3 और ए का 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्लियर? कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आपको जोड़ी मिलाना है, ना कि आप हड़बड़ी में जाकर सीधे पहले ए बी सी मिलाना, ना, पहले आप जोड़ी मिलाइए, उसके बाद चेक करिए। जैसे पेपर को हल किया जाता है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से तत्व मूल प्रस्तावना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे? क्योंकि जब संविधान और प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द थे, कौन थे उनमें से? प्रश्न संख्या 14 बताइए। समाजवाद, ये नहीं था। समाजवाद नहीं था। और क्या था? नहीं तो धर्मनिरपेक्ष, यहाँ
ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। कौन सही हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इतना सरल सा सवाल। चुनाव चल ही रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्शन कमीशन। प्रश्न संख्या 16, केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? जो केंद्र में मंत्री होते हैं उनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर। जितने लोकसभा सदस्य उसका 15%, कितना प्रतिशत? 15% सदस्यों को क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। लगभग हमारे देश में कितने हो सकते हैं इसमें? 545 सीटें हैं, आप निकाल लीजिए, है ना। किचन कैबिनेट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप सोच रहे होंगे किचन कैबिनेट क्या है, इसमें तो क्या कथन असत्य है आपको बताना है। किचन कैबिनेट में प्रश्न संख्या 17 है और आपको बताना है। देखिए, यह 15-20 मंत्रियों से मिलकर बनती है? नहीं। यह एक औपचारिक संस्था है? नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित संस्था है? प्रधानमंत्री अपने संबंधियों को इसमें मनोनीत करता है? नहीं भाई। ये ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित एक संस्था किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन कैबिनेट भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित एक क्या है? संस्था है। अगले प्रश्न पर चलिए, फिर से सूची को सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 18, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं हमारे पीसीएस में भी और आरओ एआरओ में भी, तो पेपर तो ऐसे ही बनाया गया है, स्टैंडर्ड वैसे रखा गया है क्वेश्चनों का। अनुच्छेद एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ दिया है उनका कौन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत क्या आता है आपको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवादों का निर्णय कौन? नंबर 3, ठीक। यहाँ पास कौन आता है? अंतर्राज्यीय जल विवाद, अनुच्छेद 262, ठीक। उसके बाद आता है बी नंबर, अनुच्छेद 17। ये सबको पता होगा 4, क्योंकि अस्पृश्यता 17, अस्पृश्यता का अंत। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, क्या आप लोगों ने 3 को सॉरी 2 आपने कर लिया, पहला किया 3 नंबर पर और दूसरा किया 4 पर, ठीक। दूसरा किया 4 पर, तो ये कहाँ मिल रहा है? ए का 3 यहाँ। सिर्फ एक पहले क्वेश्चन करने से, पहला पॉइंट ए ऑप्शन करने से ही काम हो गया हमारा, क्योंकि ए का 3 और किसी में नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और सी का 1, सी का अनुच्छेद 301 अंतर्राज्यीय व्यापार और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। बहुत सरल सवाल था, बस आपको एक आया अनुच्छेद 262, यह आप अनुच्छेद 17 को भी चेक कर सकते थे। अस्पृश्यता अंत 4 में आ गया, बी का 4, बस काम हो गया। राजमन्नार समिति किससे संबंधित है? कुछ समितियां हमारे देश में बनाई गई, वो पूछा जाता है कौन सी समिति किससे संबंधित है। जो राजमन्नार समिति है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित, न वित्तीय आपातकाल से, न संसदीय से, न विधान परिषद से, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20, पूर्वोत्तर परिषदों के अंतर्गत सम्मिलित राज्य, जो पूर्वोत्तर के परिषद हैं उसमें कौन से राज्य सम्मिलित है? प्रश्न संख्या 20, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। अरे वाह, ये चारों हैं। ऑप्शन नंबर डी। संविधान में व्याख्यात कितने आपातकालों का विवरण मिलता है? हमारे संविधान में कुल कितने आपातकाल सम्मिलित हैं? हमारे संविधान में 3 आपातकाल उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल लागू हुआ। हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हुआ कितनी बार? भारत में
वित्तीय आपातकाल लागू हुआ। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी लागू ही नहीं हुआ। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हुई नहीं, हाँ थोड़ा कमज़ोर हुई थी 1990 के दशक में, लेकिन कभी फेल नहीं हुई। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित सदस्य होते हैं कौन कौन? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन होते हैं? बहुत सरल सा सवाल है। देखिए भाई, जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, और विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के चुने गए सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, और विधान परिषद के सदस्य भी नहीं चुने जाते, ना ही विधानसभा के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखा है, उपयुक्त कथन किसका है? उन्होंने कहा था, किसने कहा था, आपको बता देना है। प्रश्न संख्या 24। के.एम. नाम्बियार कहते हैं राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखा भी। एक तर्क लगाया जाए तो राष्ट्रीय आपातकालीन किसके शक्ति संविधान के साथ धोखा है, लेकिन अपने अपने तर्क हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपातकाल लगने से लोगों के अधिकार छीन जाते हैं और संविधान हमारा क्या देता है, लोगों को अधिकार देता है। इसलिए इस प्रकार से देखा जाए तो आपातकालीन की स्थिति में ये धोखा तो है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा अवधि पर प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, क्या लोकसभा पर कितने समय के लिए या कब तक के लिए प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न संख्या 25 है, आपको बताना है। आपातकाल समाप्ति पर लोकसभा भी समाप्त हो जाती है। लोकसभा अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। अवधि को केवल एक बार में अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है 1 साल तक बढ़ा दिया जाता है। जैसे 5 साल का है और आपातकाल लग गया तो उसका टाइम पीरियड 1 साल बढ़ा देंगे और लोकसभा 6 साल के लिए हो जाएगी, जैसा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए भाई, सिंपल सा प्रश्न आया है लड्डू वाले, आपके अनुच्छेद से संबंधित बता देना है आपको। प्रश्न संख्या 26, कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 19 समता का अधिकार नहीं, 17 न्याय का समझ समानता नहीं, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, बिल्कुल सही, यही सही है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वित्त विधेयक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अनुसूची 12 की संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी 74वें संविधान संशोधन। कब? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। मूल अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार पूछा ना कि कर्तव्य, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 बताइए। ये असीमित परंतु वाद योग्य है। असीमित नहीं, देखो मूल अधिकार क्या है, सीमित है, सीमित तो नहीं है भाई। नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, वाद योग्य तो है लेकिन असीमित नहीं है। नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, नहीं। राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 19 को स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल। विशेष सेवाओं में चयनित कर्मचारियों के अधिकारों को राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्थगित किया जा सकता नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जो क्या होते हैं? मूल अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय को कौन से अधिकार प्रदान करता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 कौन से अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न संख्या 29 आपको बताना है। यह प्रदान करता है आदेश व निर्देश जारी करने का। क्या करता है?
उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार देता है? आदेश और निर्देश जारी करने का, और क्या करता है? मूल अधिकारों से संबंधित न्यायिक क्षेत्र को नकारने का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, बताइए। सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर हमने क्या था, प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 ये पढ़ना पड़ेगा, केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में प्रयोग का। तो 1 और 2, ठीक, 1 और 2 सही हैं, ये 1 और 2 ये वाले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो रहा है? सी। टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू बी इशूड यूज ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में प्रयोग का। मूल अधिकारों के न्यायिक क्षेत्र को नकारने का इसका अधिकार हो नहीं सकता। उच्च न्यायालय को रिट प्रदान करने का अधिकार नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन को स्टेटमेंट। प्रश्न संख्या 30, विधि के समक्ष समता और विधायियों के समान संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। ये परिशिष्ट ऑप्शन पढ़िए। यह भारत के राज्य क्षेत्र में व्यक्ति और नागरिक दोनों पर लागू होता है, ठीक है। समता का अधिकार दोनों पर लागू होगा, बिल्कुल सही। विधि के समक्ष समता का विचार अमेरिकी संविधान और विधियों का समान संरक्षण का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया? नहीं, ये यहाँ से तो नहीं लिया गया। यह समान विधि के अंतर्गत समान व्यवहार का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता के कारण संविधान और वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है, बिल्कुल सही। तो गलत कौन है, असत्य कौन है? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो साथियों ये हमने आज 30 प्रश्न किए हैं। कितने? 30। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग को लगा हो कि कंटेंट अच्छा है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि देखो साथियों, पीसीएस में और आरओ में बिल्कुल लड्डू सवाल तो नहीं आएंगे, है ना, कि आपको आ जाए बिल्कुल वनडे एग्जाम जैसा नहीं। थोड़ा आपको इनको गहराई से प्रश्नों को पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।